छोटे कुहासे से लिपटे ब्लैकथॉर्न के छोटे से शहर के दिल में, घने हमेशा फुसफुसाते देवदार के पेड़ों के बीच बसी एक बिखरे हुए विक्टोरियन हवेली थी। इस भूतिया घर के अंदर एक गुड़िया थी, एक फटी हुई चीनी मिट्टी की आकृति जिसके आंखें अंधेरी रात के दौरान असाधारण रूप से चमकती थीं। यह गुड़िया, जिसे एलियोनोरा कहा जाता था, शहर में इसके बदनाम होने का ऐसा कारण था जिसे खुलकर कोई नहीं कह पाता। लीडिया, एक प्राचीन वस्तु प्रेमी, शापित गुड़िया की कहानियों के कारण उसकी जिज्ञासा बढ़ने के बाद ब्लैकथॉर्न में आई। अतीत के रहस्यमय रहस्यों के प्रति आकर्षण द्वारा प्रेरित और रदरफोर्ड संपदा के पुराने दरवाजे पर पाई। हवेली के तंग मुख्य दरवाजा सनसनीखेज चरमराहट से शोक प्रकट किया। यह तो केवल एक गुड़िया है, उसने खुद को याद दिलाया। उसकी आवाज मंद हवा में मुश्किल से गूंज रही थी। वह क्षण में हवेली, नम लकड़ी और प्राचीन धूल छोड़ रही थी। एक खुशबू जो लीडिया के कपड़ों पर चिपकती दिख रही थी जब वह अंदर गई। उसके कदम खाली गलियारों में गूंजते रहे जब तक वह बैठक कक्ष तक नहीं पहुंची, जहां एलियोनोरा एक फीकी उट्रमण पर सीधे बैठी थी। कक्ष अंधेरा था। एकमात्र रोशनी एक टिमटिमाती मोमबत्ती थी जो लंबे साए डाल रही थी। दीवारों पर कढ़ाई की हुई टेपेस्ट्री को जीवंत कर रहा था। लीडिया सावधानी पूर्वक नजदीक आई, गुड़िया पर देख रही। एलियोनोरा की कांच जैसी आंखें उसे चाहती थीं। ऐसी उपस्थिति ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा की। उसने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां ठंडी पोर्सिलेन के गाल को छूते हुए। जैसे किसी संकेत पर मोमबत्ती हिंसक रूप से झिलमिला उठी। साए और अधिक उग्र होकर नाचने लगे, कमरे के चारों ओर असामान्य रूप से मुड़ते हुए। लीडिया ने हैरानी में हाथ पीछे खींचते गुड़िया के सक्रिय होने की उम्मीद की। रहस्य सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ लीडिया ने मनोर में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने समीप पुस्तकालय में छोटा शिविर बनाया। पुरानी किताबों की खुशबू और शाम जास्मिन की परफ्यूम के मिश्रण के साथ टूटे हुए खिड़कियों से धीरे धीरे घुसती हुई। जब आधी रात हुई तो एक अजीब आवाज गलियारे में गूंजने लगी। एक हल्की लयबद्ध टपक। लीडिया ने अपनी टॉर्च को पकड़कर शोर का पीछा किया। उसका दिल अपने सीने में जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन ढोल की तरह उसके बढ़ते भय से मेल खाती। टपक उसे वापस बैठक की ओर ले गई। उसकी टॉर्च की किरण ने ओटमान को खाली पाया। एलियोनोरा चली गई थी। कमरे का निरीक्षण करते हुए उसमें आतंक छा गया। केवल यह पता लगा कि गुड़िया खिड़की के पास की कुर्सी पर चली गई थी। उसका सिर थोड़ा सा मुड़ा, जैसे बाहर की ओर देख रही हो। चौंक कर लीडिया आगे बढ़ गई, कुछ तर्कसंगत स्पष्टीकरण की उम्मीद में। फिर भी जब वह पास गई तो कुर्सी खाली थी। एक ठंडी लहर उसकी त्वचा पर चढ़ गई। गुड़िया अब भव्य पियानो पर बैठी थी। उसका लेस ड्रेस धूल से नहीं गिरी थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं, पहले कमजोर रूप में, फिर तेज होती गईं। तुम तुरंत अभी वहीं से जाओ, उन्होंने बहुत जोर देकर मुझे जाओ कहा। कांपते लीडिया ने खुद संभालने की कोशिश की। खतरे को समझकर उसने पहली रोशनी में हवेली छोड़ने का निश्चय किया। जैसे ही उसने सामान इकट्ठा करने मुड़ी, वह अचानक रुक गई। फूसने वाली, बेचैन कर देने वाली हंसी भर गई। एलियोनोरा अब बुक शेल्फ पर बैठी थी। उसका सिर एक तरफ झुका, लीडिया का उपहास करती लग रही थी। एक हताशा के कृत्य में लीडिया ने गुड़िया को पकड़ लिया, एक बार और हमेशा के लिए इसके श्राप से छुटकारा पाने का इरादा रखती हुई। जैसे ही उसने इसे पकड़ा, उसने एक शक्तिशाली लहर महसूस की। पुरानी मालिकों के दृश्य चमके। प्रत्येक व्यक्ति को ही उसी गहरी जिज्ञासा ने आकर्षित किया, अंततः पागल कर दिया। उसने चीख निकाली और गुड़िया छोड़ दी। यह महीन चीनी मिट्टी के टुकड़ों में टूट गया। प्रत्येक खंड जमीन पर गिरते समय ऐसे रो रहा था। लेकिन फुसफुसाहटें बंद नहीं हुईं। लीडिया डर में जम गई, देख रही थी कि टुकड़े अपने आप हिलने लग रहे हैं। धीरे धीरे एक अनदेखी ताकत के तहत सुधार हो रहा था। आगामी विनाश को समझते हुए लीडिया ने हवेली से भागी, कभी पीछे नहीं देखी।